हे फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिनव त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय चैनल बायो विथ मी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात कर लें नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रोटेशन मोशन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो रोटेशनल मोशन का एज यूजुअल फर्स्ट टॉपिक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फ्रेंड्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया ये टर्म हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में सुना है। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा कोई चीज़ अपने अपने प्रेजेंट स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो खैर, वो तो बात हो गई लीनियर मोशन की। लेकिन अगर बात करें रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन में भी इनर्शिया एग्जिस्ट करता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं इस फिगर में एक इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, और इरेगुलर शेप के ऑब्जेक्ट को हम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करना चाहते हैं। अगर किसी भी चीज़ को किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हम रोटेट करते हैं, तभी हम उसकी स्टडी रोटेशनल मोशन के अंदर करते हैं। रोटेशनल मोशन के अंदर जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट किया जाता है, तो हम उसको रोटेशनल मोशन के अंदर स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है, तो ये इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट कई सारे पार्टिकल्स का बना होगा। अगर आपने सर्कुलर मोशन अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि इसमें अलग अलग पार्टिकल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग डिस्टेंस पे हैं। फॉर एग्जांपल, एक पार्टिकल m1 है जो कि r1 डिस्टेंस पे है, वहीं दूसरा पार्टिकल m2 है जो कि r2 डिस्टेंस पे है। ऐसे तमाम पार्टिकल्स हैं और सब अलग अलग डिस्टेंस पे हैं। कुछ सेम डिस्टेंस पे हैं, कुछ अलग अलग डिस्टेंस पे, मीन्स अलग अलग पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस पे हैं। तो फ्रेंड्स, सर्कुलर मोशन में हमने एक इक्वेशन पढ़ा है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा के अकॉर्डिंग v क्या है? v है लीनियर स्पीड, और ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर स्पीड। तो बता दें कि ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सिर्फ एंगल्स पे, सेंटर पे से कितना एंगल सबटेंड हुआ है। तो सेंटर पे से कितना एंगल सबटेंड हुआ है, सिर्फ उस पर ये डिपेंड करता है। लेकिन वही बात कर लें लीनियर स्पीड की सर्कुलर मोशन में, तो वो होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो वो रेडियस पे भी डिपेंड करता है। यानी सिंपल सी भाषा में कहें तो ये जो ऑब्जेक्ट है इरेगुलर शेप का, तो इसके ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, और जो पार्टिकल एक पर्टिकुलर रेडियस पे हैं, अलग अलग रेडियस पे लोकेटेड पार्टिकल्स का अलग अलग लीनियर स्पीड होगा, और सारे पार्टिकल्स का एंगुलर स्पीड सेम होगा। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर लें, तो अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग एंगुलर स्पीड होगी, अलग अलग लीनियर स्पीड होगी, लेकिन उन सब की एंगुलर स्पीड सेम होगी। ठीक है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर लें, फ्रेंड्स, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। तो अभी मैं बात करूं कि इस इरेगुलर शेप के ऑब्जेक्ट में जितने भी पार्टिकल्स हैं, सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को अगर जोड़ दें तो इस पूरे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी हमें पता चल जाएगी। ठीक है। तो अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस n पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे निकलेगा ये? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर। तो इसकी लीनियर स्पीड अलग होगी। v1 क्या है? v1 लीनियर स्पीड है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी हम ओमेगा देखेंगे तो ओमेगा सबका कॉमन होगा। ठीक है। तो अभी देखें हम, तो हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, इसी तरह से सारे हाफ mn/vn स्क्वायर होंगे। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हम तो v को क्या लिख सकते हैं? आर ओमेगा, तो v1 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर।
तो V2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं ओमेगा सबका कॉमन है, ठीक है, तो हम ओमेगा को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, और सबका कॉमन हम करके ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इसको कलेक्टिवली हम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आई है इसी को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब एक्चुअली होता है रोटेशनल मास। फ्रेंड्स, जैसे काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन के लिए होता था हाफ mv स्क्वायर, उसी तरह रोटेशनल मोशन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और इसमें अगर हम इसको कंपेयर करें हाफ mv स्क्वायर से, तो इसमें जो मास से एनालॉगस है वो है आई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फ्रेंड्स, यहीं से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट अपने रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन को में चेंज को अपोज करता है। एक्चुअली ये लॉ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में, या तो चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो या वो स्टेट ऑफ मोशन हो, उसमें अपोज को अपने उसमें अपोजिशन को चेंज करता है, उसमें अपोजिशन को वो उसमें चेंजेस को वो अपोज करता है। आई एम सॉरी, तो उसमें जो चेंजेस होते हैं उनको वो अपोज करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और कोई मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। तो क्या सिर्फ ये लीनियर के लिए वैलिड है? नहीं, ये रोटेशनल के लिए भी वैलिड है। तो रोटेशनल के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन में रेस्ट में है, अगर वो रोटेट नहीं कर रहा है तो वो रोटेट होने से अपोज करेगा, और अगर कोई रोटेट हो रहा है तो वो रोटेशन मोशन स्टॉप करने से अपोज करेगा। वो किसके कारण अपोज करता है? वो रोटेशनल मास के कारण अपोज करता है, और उसी रोटेशनल मास को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया property of body by virtue of which it opposes the cause of change in rotational state of motion is known as moment of inertia। ठीक है, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। तो इसकी यूनिट क्या है? तो यूनिट तो हम वैसे ही समझ सकते हैं, m यानी मास, तो मास की SI यूनिट किलोग्राम। फिर r स्क्वायर, तो r की SI यूनिट, लेंथ की SI यूनिट मीटर, तो मीटर स्क्वायर, तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसके डायमेंशंस की बात कर लें तो m टू द पावर 1, l टू द पावर 2 एंड t टू द पावर 0। ठीक है, अब बात कर लें कि किस टाइप की क्वांटिटी है। स्केलर, वेक्टर, लेकिन बस स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं होती हैं। एक तीसरी टाइप की क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी। ये टेंसर क्वांटिटी कोई नई क्वांटिटी नहीं है, एक तरह की स्केलर क्वांटिटी ही है, लेकिन इसमें स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल ये है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के किनारे मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है। टेंसर क्वांटिटी अगर सिंपल भाषा में कहें तो इसको हम स्केलर कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्केलर इसलिए क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। लेकिन ये स्केलर इसलिए लेकिन इसको पूरी तरह से स्केलर भी नहीं कह सकते। इसमें कुछ नई प्रॉपर्टी है कि ये मास डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती है, कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, मान लो इस ऑब्जेक्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो इसके अराउंड ये मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है ये उस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो इसीलिए इस टाइप की क्वांटिटीज़ को हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। तो टेंसर क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के किनारे मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो टेंसर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट हैज़ नो डायरेक्शन, सो इट इज़ समवॉट लाइक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नाउ ऑपोजिट टॉर्क। अच्छा, वहाँ पे जो था इनर्शिया वो किसको अपोज कर रहा था? फोर्स पे। अगर मैं आपसे पूछूँ कि फोर्स की डेफिनेशन है क्या, तो फोर्स की डेफिनेशन है फोर्स इज समथिंग विच चेंजेस द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब स्टेट क्या हो सकता है? स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को जो चेंज कर दे वही फोर्स है, लेकिन जो इस चेंज को अपोज करे वही इनर्शिया है। तो वहाँ पे लीनियर मोशन में जो चेंज को अपोज कर रहा था वो था लीनियर इनर्शिया, लेकिन यहाँ पे जो रोटेशनल इनर्शिया है वो किसको अपोज करता है? वो टॉर्क को अपोज करता है, क्योंकि टॉर्क इज एनालॉगस टू फोर्स। ठीक है, नाउ ये डज नॉट डिपेंड अपॉन टॉर्क
एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा एट्सेट्रा। ये टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन और जो एंगुलर स्पीड है इन सब पे डिपेंड नहीं करती है। इंस्टेड ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि आपने कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेलेक्ट की है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती है। फिर मास पे डिपेंड करती है कि कितना मास है और कितनी दूर है। और तीसरा चीज़ जो है डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कितना मास है और एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, और उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो मास कितना दूर है। कुल मिला के अगर सिंपल भाषा में कहें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मास है और कितनी दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उस पर वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फार्मूला क्या है और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो जैसा कि हमने पहले ही देख लिया है कि I इज इक्वल टू mr²। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है mr² और इसका रिप्रेजेंटेशन लेटर कैपिटल I से किया जाता है। ठीक है, तो mr², यानी कि ये अगर मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास है, r मतलब क्या है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पे वो मास है। ठीक है, तो अगर r कम होगा तो ऑब्वियसली इनर्शिया कम होगा, और इनर्शिया कम होगा तो हमें उस ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना उस एक्सिस के अबाउट ईजी होगा। ठीक है, तो अभी अगर हम कुछ एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल से, तो हमें क्लियर होगा। अगर आप किसी भी चीज़ को रोटेट करते हैं तो रोटेट करने के लिए अगर आप मान लीजिए एक सिलेंडर ले लेते हैं, चलिए हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं। तो देखिए कि मान लीजिए ये है सिलेंडर, गैस सिलेंडर, ठीक है, व्हाट्सएवर, ये गैस सिलेंडर है। अच्छा, इस गैस सिलेंडर को अगर आप ऐसे रोटेट करते हैं, अगर आप इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मानते हैं, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, वो इजी होगा, या इसी सिलेंडर को आप ऐसे टिल्ट कर दें, अगर आप इसी सिलेंडर को इस तरह से टिल्ट कर दें, और अगर आप इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करें, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इज़ दिस ईजी और इज़ दिस ईजी? दिस वन इज़ ऑब्वियसली ईजी। अच्छा, वाई इज़ दिस वन ईजी? बिकॉज इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। इनर्शिया क्या है? रोटेट करने को आपको अपोज करेगा। अगर आप किसी चीज़ को रोटेट करना चाहते हो तो आपको अपोज करेगा, लेकिन इनर्शिया आपको बार बार रोटेट करने से अपोज करेगा। तो इनर्शिया अगर कम है तो आपको रोटेट करना इजी होगा, और इनर्शिया अगर ज़्यादा है तो आपको रोटेट करना उतना ही मुश्किल होगा। तो अगर किसी चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो उसको रोटेट करना इजी होगा या डिफ़िकल्ट? उसको रोटेट करना डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे कितना मास है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर है, उस चीज़ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम कुछ एग्जांपल से दिखाते हैं आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कंपेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं, एक रॉड है जिसका आधा रॉड आयरन का बना है और आधा रॉड वुड का बना है। उसी जगह पे दूसरा रॉड है, उसका ये वाला हाफ वुड का बना है और दूसरा हाफ आयरन का बना है। दोनों की लेंथ की बात करें और दोनों के वॉल्यूम की बात करें तो दोनों का लेंथ और वॉल्यूम तो लगभग सेम है, लेकिन अगर डेंसिटी की बात करें तो वुड की डेंसिटी आयरन की डेंसिटी से बहुत कम है। इसका मतलब अगर वॉल्यूम सेम है तो मास किसका ज़्यादा होगा? वॉल्यूम सेम है तो जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका मास कम होगा, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, रुकिए मैं आपको समझा देता हूँ कि मास डेंसिटी क्या है। रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? अब अगर हम देखें तो व्हाट विल बी मास? मास विल बी रो इंटू वी, यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, अब देखिए, तो अब मास किसका ज़्यादा होगा ये सोचिए। तो आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि वुड की डेंसिटी आयरन की डेंसिटी से तो कम ही होती है। आयरन को वाटर में डालो तो आयरन सिंक कर जाता है, वहीं वुड को डालो तो वुड फ्लोट करता है। तो इट्स ऑब्वियस कि वुड की डेंसिटी आयरन की डेंसिटी से कम होती है। तो वॉल्यूम अगर यहाँ पे सेम है, इतना ही आयरन है और इतना ही वुड भी है, तो वॉल्यूम सेम है
तो मास किसका ज़्यादा होगा? जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, बिकॉज मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो यहाँ पे मास किसका ज़्यादा होगा? जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो यानी कि अगर ये आयरन पीस सेम वॉल्यूम का है और ये वुड का पीस सेम वॉल्यूम का है, तो दोनों की मास में आयरन का मास ज़्यादा होगा और वुड का मास कम होगा। इतना क्लियर हो गया हो? तो अब हमें कंपेयर करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको रोटेट करना आसान होगा या इसको रोटेट करना आसान होगा। यानी कि आपके पास एक रॉड है जिसका हाफ ऑफ द रॉड वुड का बना हुआ है और हाफ ऑफ द रॉड आयरन का बना हुआ है। तो यानी अगर आप इसको मैं रुकिए एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप इसको ये जो रॉड है इसको आप इधर इसको मान लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, और इधर आप वुड वाला हाफ रखते हैं तो इसको रोटेट करना आसान होगा, या इधर आप आयरन वाला हाफ रखते हैं तो इसको रोटेट करना आसान होगा। तो फ्रेंड्स वही चीज़ हम बता रहे हैं कि जिसका मास ज़्यादा होगा अगर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास है तो रोटेट करना आसान होगा। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। जैसे कि बात कर ले यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़्यादा मास कहाँ पे है? ज़्यादा मास किसका है? ज़्यादा मास आयरन का है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसका मास ज़्यादा। यानी कि अगर हम देखें तो आयरन का मास ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है। तो देखिए अब ज़्यादा मास वाला आयरन एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास है, वहीं जो वुड है जिसका मास कम है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में जो वुड है जिसका मास कम है और जो आयरन है जिसका मास ज़्यादा है, तो वुड एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास है और आयरन एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है। अच्छा, तो मैंने क्या कहा था? हमारा रोटेशन हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है mr², यानी जो मास है वो कितनी दूर है, कितना मास है और कितनी दूर है। अच्छा, तो अगर ज़्यादा दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा, और अगर इनर्शिया ज़्यादा होगा तो उसको रोटेट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इनमें से आपके हिसाब से किसको रोटेट करना ईजी हो जाएगा? ऑब्वियसली यू हैव गेस्ड द राइट थिंग, आयरन। इस फर्स्ट केस को, फर्स्ट वाले को रोटेट करना आसान होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मास है, जो आर है, ये जो आर है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा दूर नहीं है। जो हैवी मास है वो कहाँ पे है? वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट विल बी लेसर, बिकॉज आर विल बी लेसर फॉर दिस केस। अगर यहाँ की बात करें तो इसका ये जो मास है, आयरन का मास, ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू रोटेट दिस। ओके, सो अगर किसको रोटेट करना डिफ़िकल्ट होता है? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है। तो इन दोनों केस में मैं इतनी एक्सप्लेनेशंस के बाद फाइनली आपको ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 विल बी ग्रेटर देन I1। इज़ दैट क्लियर? वाई इट विल बी ग्रेटर देन? बिकॉज इसको रोटेट करना डिफ़िकल्ट होगा और इसको रोटेट करना ईजी होगा। क्लियर? बिकॉज R इज़ लेसर फॉर दिस केस एंड R इज़ ग्रेटर फॉर दिस केस। ओके, नाउ सेम केस यहाँ पे भी है। अगर आपके पास, आपने डिस्कस थ्रो देखा होगा, तो डिस्कस थ्रो स्कूल एथलेटिक्स में सम ऑफ यू हैव टेकन पार्ट ऑल्सो, कि डिस्कस थ्रो में जो डिस्कस बना होता है उसमें वुड अंदर होता है और आयरन बाहर होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक गेम है तो वहाँ पे कंपटीशन होता है, और इसीलिए ताकि हमारा फेंकना उसको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए। अगर यही आयरन अंदर होता और वुड बाहर होता तो हमें उसको फेंकना ईजी हो जाता, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, ये एक डिस्कस है, ठीक है, और इस डिस्कस में हम देख रहे हैं कि वुड जो है इस फर्स्ट केस में, फर्स्ट I1 और सेकंड I2, हमें I1 और I2 को कंपेयर करना है। तो I1 वाले केस में जो डिस्कस है उसमें वुड अंदर है और आयरन बाहर है, तो लेकिन मास किसका ज़्यादा होगा? मास आयरन का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर मास ज़्यादा दूर है इस केस में, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास इस केस में पास में है। तो इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 विल बी लेस देन I1। क्यों? क्योंकि इसको रोटेट करना आसान होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में बस एक सिंपल सा कंसेप्ट हमें दिमाग में बैठा लेना है कि कितना मास और कितना दूर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो मास कितना दूर है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा और उसे रोटेट करना हमारे लिए बहुत सिंपल होगा। होप यू माइट हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट, ठीक है। तो इन दीज बोथ केसेस I2 विल बी लेसर देन I1,
वाई? बिकॉज आयरन हैज़ द ग्रेटर मास एंड इट इज़ नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, अब मैं थोड़ा फास्ट करूँ. चलिए, तो फिर अभी देखते हैं I1, I2, I3. ठीक है, I1 क्या है? I1 है हमें इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस, लेट मी नेम इट A B C. तो ए बी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना, ये क्या है? एक ट्रायंगुलर लैमिना है. ठीक है, अब ट्रायंगुलर लैमिना में मैं बता दूं आपको साइड्स जो हैं, जैसा कि हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज. तो सबसे बड़ी साइड, लेट मी राइट द रेशियो ऑफ द साइड, बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी. ठीक है, और ये एक यूनिफॉर्म लैमिना है, यानी कि इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, तो अगर हम बात कर लें तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसमें सबसे ज़्यादा मास जो है किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में है, तो वो इस पर डिपेंड करेगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के कितने कांटेक्ट में है वो डिस्क. तो ये जो मास है, ज़्यादा मास, जितनी बड़ी साइड उतना ज़्यादा मास उसके पास रहेगा, जितनी बड़ी साइड उतना ज़्यादा मास उसके पास रहेगा, और जितना ज़्यादा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास रहेगा उतना ही इजी उसको रोटेट करना होगा, और जितना इजी रोटेट करना होगा उतना ही कम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंपेयर करें इस केस में, तो सबसे ज़्यादा मास किसके पास कंसंट्रेटेड है? बड़ी वाली साइड के पास. ठीक है, तो बड़ी वाली साइड के पास सबसे ज़्यादा मास है, यानी आर जो है सबसे कम किसके लिए होगा? बड़ी वाली साइड के लिए, हाइपोटेन्यूज के लिए. ठीक है, फिर आर उससे कम किसके लिए होगा? उससे छोटी साइड के लिए. फिर आर उससे कम किसके लिए होगा? सबसे ज़्यादा कम किसके लिए होगा? इस बड़ी वाली साइड के लिए, आर, यानी मास कितना दूर है. और फिर उससे थोड़ा ज़्यादा किसके लिए होगा? इसके लिए, एसी साइड के लिए, जो उससे थोड़ी बड़ी है. और फिर उसके बाद आर थोड़ा ज़्यादा किसके लिए होगा? ए बी साइड के लिए. तो अगर हम इस तरह से देखते जाएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो क्या हो जाएगा? I3 लेस देन I2 लेस देन I1. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मास सबसे ज़्यादा किसके पास है? कुल मिला के यही मैंने बार बार कह रहा हूँ कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास कितना दूर है. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मास कांटेक्ट में है क्योंकि ये साइड सबसे बड़ी है. यहाँ पे उससे कम मास कांटेक्ट में है, यानी आर इसके लिए ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, और यहाँ पे उससे भी कम मास कांटेक्ट में है क्योंकि साइड का रेशियो हमने लिखा है. तो इसीलिए I3 लेस देन I2 लेस देन I1. ठीक है, I1 सबसे ज़्यादा इसको रोटेट करना है, अगर इस डिस्क को सबसे ज़्यादा आसान रोटेट करना होगा हाइपोटेन्यूज के अलाउंग, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट किसके अलाउंग होगा? परपेंडिकुलर के अलाउंग. क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे भी कंपेयर करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को. तो देखिए, ये है एक रॉड और एक दूसरा रॉड है. इनको हम एंड के अलोंग रोटेट कर रहे हैं. जैसे रॉड है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हम उसके एंड के अलोंग ले रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे I1 जो है, I1 इस छोटी वाली रॉड का है और I2 इस बड़ी वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है. तो हमें I1 और I2 को कंपेयर करना है. तो ज़रा रुकिए, अब इसके बारे में कुछ और चीज़ लिखी है कि इस पूरी रॉड का मास जो है वो m है और इस पूरी रॉड का लेंथ जो है वो 2l है. ऑन द कॉन्ट्ररी, इस रॉड की बात करें अगर हम, तो इस रॉड का मास 2m है और इसका जो लेंथ है वो l है. तो फ्रेंड्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? I=mr². यानी कि अगर आप मास को बढ़ाते हैं तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मास को आप 2 गुना बढ़ाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 गुना बढ़ेगा. लेकिन अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आप डिस्टेंस को 2 गुना करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना बढ़ेगा. तो अगर पहले केस में हम I2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें तो I2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m और इसकी r क्या है? डिस्टेंस 2l. तो m इंटू 2l का स्क्वायर, दैट इज़ m इंटू 4l स्क्वायर इज इक्वल टू 4ml स्क्वायर. इज़ दैट क्लियर? अगर हम I1 निकाल लें तो I1 क्या होगा? 2m इंटू l का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? r क्या है यहाँ पे? l. तो 2m इंटू l का स्क्वायर.
तो यहाँ पे ये 4 ml² है और यहाँ पे ये 2 ml² है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकेंड रॉड का फर्स्ट रॉड से ज़्यादा होगा। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन से मुझे ये क्लियर करना था कि अगर आप मास को बढ़ाते हैं 2 गुना तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ 2 गुना ही बढ़ेगा, लेकिन अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना बढ़ेगा। अच्छा, इनमें मैं बता दूं कि रोटेट करना किसको आसान होगा? तो रोटेट करना सेकेंड वाली रॉड को आसान होगा। क्यों? क्योंकि रोटेशन को जहाँ पे अपोजिशन कम मिलेगा, इनर्शिया क्या है? अपोज करता है रोटेट होने को, तो जहाँ पे कम अपोजिशन मिलेगा, जहाँ पे कम अपोजिशन फोर्स मिलेगा वो होगा जहाँ पे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कहाँ पे है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट वाले रॉड के लिए कम है। तो फर्स्ट वाले रॉड को रोटेट करना ईजी होगा और सेकेंड वाले रॉड को रोटेट करना डिफ़िकल्ट होगा। तो फ्रेंड्स, वही जो अभी हमने बताया उसी को हमने ग्राफ से भी प्लॉट किया है। तो ये मास पे डिपेंडेंस दिखाता है कि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो उसका ग्राफ यानी मास को आपने 2 गुना बढ़ाया तो आई भी 2 गुना ही बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन तो इसीलिए इसका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें आर की, तो आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 2, तो इसीलिए इसका ग्राफ कैसा होगा? हाइपरबोला, ठीक है। यानी अगर आप मास को 2 गुना, अगर आप डिस्टेंस को 2 गुना करते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द 2 मासेस। तो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग मुझे एक बहुत बड़ा डाउट था। डाउट ये था कि अगर कोई भी सिस्टम है या अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मास सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, लेकिन अगर उसका मास सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो अगर हम सेंटर ऑफ मास पे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं तो मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी है वो तो ज़ीरो हो जाएगी, और अगर वो ज़ीरो हो जाएगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। तो इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी है, वो सेंटर ऑफ मास पे हम उसमें अज्यूम नहीं कर सकते हैं। इसके टेंसर क्वांटिटी को हमने डिफाइन इस तरह से किया है कि डिपेंड्स अपॉन मास डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस केस में आप मास को किसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड नहीं मान सकते। इस केस में आप मास को इंडिविजुअल, जितना भी वो कोई ऑब्जेक्ट है वो जितने भी पार्टिकल से बना है, आपको हर एक पार्टिकल का मास कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो कभी भी इस डाउट में नहीं रहना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, ये मान के कि पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे ही है। नहीं, इस केस में हम हर एक पार्टिकल का मास कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द 2 मासेस। जैसे कि मास m1 है और ये मास m2 है, ठीक है। अब इन दोनों के सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसको हम कैसे निकालेंगे? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमने सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले से निकाला था। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है? m1r1 इज इक्वल टू m2r2 बाई m1 प्लस m2। यानी कि अगर हम इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस नापना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? इस पॉइंट को ओरिजिन मानना होगा, यानी इसको 0,0 मानना होगा, और फिर उसके बाद m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r बाई m1 प्लस m2। यही करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि r1 ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास कितना दूर है। तो m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू r बाई m1 प्लस m2, तो इसको m1 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से r1 क्या हो जाएगा? r1 इज इक्वल टू m2r बाई m1 प्लस m2। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात की थी, इसीलिए हम इसको डायरेक्टली लिख दिए हैं, r1 इज इक्वल टू m2r बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली r2 इज इक्वल टू m1r बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? मास इंटू आर स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समवॉट लाइक स्केलर है, ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा, तो इसको स्केलर एडिशन की तरह हम सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इसका पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m1
r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। अब देखते हैं हम, नाउ i इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। i इज इक्वल टू m1, अब r क्या है, r1 क्या है, r1 हम निकाला है m2r बाई m1 प्लस m2, m2r बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 क्या है, m1r बाई m1 प्लस m2, तो m1r बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इज़ दैट क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व होगा तो इट विल लुक लाइक I इज इक्वल टू m1 इंटू m2 स्क्वायर r स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m2 इंटू m1 स्क्वायर r स्क्वायर, एंड फाइनली विल गेट द रिजल्ट कि m2 प्लस m1 और नीचे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू mr स्क्वायर में, तो ये जो है, ये जो टर्म है, ये टर्म रेड्यूस्ड मास को रिप्रेजेंट करता है। m1 m2 बाई m1 प्लस m2 को हम रेड्यूस्ड मास कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी दो पार्टिकल है और दो पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसका जो इक्वेशन है दैट विल बी m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू r स्क्वायर। और m1 m2 बाई m1 प्लस m2 को कहते क्या है, दैट इज नोन एज रेड्यूस्ड मास एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई म्यू। Therefore, we can write I is equal to mu r square, where mu is equal to m1 m2 by m1 plus m2 is known as the reduced mass. So is that clear? तो ये हमने अभी निकाला कि moment of inertia about center of mass and perpendicular to the line joining the two masses. Clear? नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सेस इंडिकेटेड। तो अभी तक तो मुझे लग रहा है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फील आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ सिस्टम्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सेस के अबाउट निकालेंगे और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को याद करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके हर साइड्स एल एल और एल है। ठीक है, इसमें तीन मासेस हैं जो इसके वर्टिसेस पे रखे गए हैं एम एम एम, और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास की है हमने यहाँ से पास की है एंड इट इज़ पैरेलल टू द प्लेन, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे रखी गई है और हमें इसको इस सिस्टम को ऐसे ऐसे रोटेट करना है। ठीक है, तो अगर ये जो मास है ये मास यहाँ पे है यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है, ये भी मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है, तो इसकी जो आर हो जाएगी वो तो ज़ीरो हो जाएगी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इन दोनों का ज़ीरो हो जाएगा। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सिर्फ इसी के कारण होगा। तो क्या हम क्या लिख दें, m इंटू एल स्क्वायर? नहीं, दैट विल बी रॉन्ग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर में r जो है दैट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस केस में, तो इस केस में क्या है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल का फ्रेंड्स हर एंगल 60 डिग्री होता है, हर एंगल 60 डिग्री होता है। क्लियर? इज़ दैट क्लियर? अच्छा, तो इस केस में हमें कौन सी साइड चाहिए, ये साइड चाहिए। ओके, तो दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज परपेंडिकुलर, सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यू ऑल माइट नो। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, वही हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर, तो ये जो साइड है यही परपेंडिकुलर है, तो इसकी लेंथ क्या आएगी, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एच साइन थीटा, एंड व्हाट इज थीटा, इट इज 60 डिग्री, एंड व्हाट इज एच, दैट इज एल, एल इंटू साइन थीटा साइन 60 डिग्री, एंड साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, तो √3l/2, so this distance friends is equal to √3l/2. अच्छा, so what will be the moment of inertia? So total moment of inertia I is equal to moment of inertia due to this mass, moment of inertia due to this mass, moment of inertia due to this mass, the sum of all the moment of inertia. So due to these two masses it will be 0 plus 0, okay, and due to this mass it will be m into √3 m into r square, and what is r, this is r, so m and r √3l/2 का whole square. Clear? Okay, now √3l/2, so the final answer will be m into 3l square by 4. Okay, so what will be the final answer, I'm sorry, I'm writing it here. Okay, so I due to this system
at this point is equal to means total net I is equal to 3 ml square by 4. Is that clear? This is due to this system. Now we are moving towards the next. Okay, so now this time it is again an equilateral triangle and अब हम रोटेट करेंगे इसको इस एक्सिस के अबाउट. ओके, तो मीन्स द ट्रायंगल विल रोटेट लाइक दिस. ओके, सो यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये मास तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है, तो आर विल बी बिकम जीरो फॉर दिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू दिस मास विल बी जीरो. लेकिन यहाँ इन दो मास, ये जो दो मास है ये L/2 डिस्टेंस पे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो इनके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. एंड द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू द सिस्टम विल बी I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू दिस मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू दिस मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू दिस मास द सम. ओके, सो I इज इक्वल टू m इंटू L/2 का होल स्क्वायर प्लस वी कैन राइट 2 times द सेम थिंग बिकॉज दोनों सेम चीज़ आएंगी. सो द फाइनल आंसर वी गेट इज 2m L square by 4. 2 will cut it, yeah, and I is equal to ml square by 2. Is that clear? Now next thing is, अब की बार जो हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन ली है ये ट्रायंगुलर सिस्टम है. इट अगेन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. ओके, चलिए, तो इस बार हमने क्या किया है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे रखा है. रुकिए, वेट, आई एम टेलिंग समथिंग. या फ्रेंड्स, तो इस बार का सिस्टम हमारा कुछ ऐसा है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस पे हमने 3 मासेस रखे हैं, सेम है सब, आइडेंटिकल मासेस m. और इस बार जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने ली है वो कुछ इस तरह से है, यानी कि इस बार मास को हम ऐसे रोटेट करेंगे. क्लियर? ओके, चलिए, तो ये डिस्टेंस L है. अच्छा, ये वाला मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है. ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, इसी के अबाउट हमें रोटेट करना है. एंड दिस एक्सिस इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी ये इसी तरह है और इसके अबाउट हमें रोटेट कराना है. ओके, चलिए, सो मासेस आर m एंड m. ओके, दिस डिस्टेंस इज L एंड दिस डिस्टेंस इज L एंड दिस डिस्टेंस इज L. बट हमें क्या पता है, तो हम इसके द्वारा सबसे पहले तो हम इस मास का निकालेंगे. नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू दिस मास, सो दैट विल बी mr स्क्वायर. व्हाट इज r फॉर दिस? r इज 0. ठीक है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? इसके लिए आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू दिस मास, सो mr स्क्वायर m एंड व्हाट इज r? L. ओके, सो ml स्क्वायर. नाउ दिस इज द थर्ड मास एंड इसके लिए L क्या लेंगे? दिस वन? नो, नॉट एट ऑल. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या डेफिनेशन है? m इंटू परपेंडिकुलर r स्क्वायर. एंड ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है. अच्छा, तो इसकी वैल्यू क्या है? अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करें, सो इट इज़ इक्वल टू L/2. ओके, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू L/2. सो दिस विल बी इक्वल टू m L/2 का होल स्क्वायर. ओके, सो फाइनल आंसर वी गेट इज ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाई 4 and it will be equal to 4 plus ml square, yeah, it will be 5 ml square by 4. clear? तो इस पूरे सिस्टम का 5 ml square by 4. ओके, चलिए, तो फ्रेंड्स एक्चुअली इसका यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था, तो इसका एक्सप्लेनेशन आई एम गोइंग टू राइट ऑन द नेक्स्ट पेज, तो नोट्स में आपको कन्फ्यूजन ना हो. बाय द वे, आई एम गोइंग टू राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यहाँ पे मैं फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ लिख दे रहा हूँ 5 ml स्क्वायर बाई 4. क्लियर? तो फ्रेंड्स, आई एम राइटिंग वही सेम क्वेश्चन है. तो ये डिस्टेंस L/2 हो जाएगी. इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ L/2. दिस डिस्टेंस विल बी L/2 एंड I इज इक्वल टू 0 प्लस ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाई 4. क्लियर? एंड द फाइनल आंसर विल बी I इज इक्वल टू ml स्क्वायर 5 ml स्क्वायर बाई 4. इज दैट क्लियर? ओके, सो दीज थिंग्स यू विल नॉट हैव टू मेमोराइज. आपको करते करते लॉजिक आ जाएगी कि कैसे करते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ये जो सिस्टम दिख रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना है. तो देखिए, यहाँ पे एक मास है, ये भी मास, ये भी मास, ये भी मास, और ये जो इक्वल साइन है इंडिकेट करता है दिस इज स्क्वायर. ओके, तो इस स्क्वायर का ये जो मास है ये वर्टिसेस पे ऑन द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बार हमने ली है
दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ओके, लेट मी शो यू. हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक्चुअली में स्क्वायर प्लेट एग्जिस्ट नहीं करती है. ये एक मतलब स्क्वायर के शेप में हमने अज्यूम किया है, और इसके इस कॉर्नर पे मास पूरा प्लेट की तरह नहीं है कि प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. एक मास यहाँ रखा है, एक मास इस कॉर्नर पे रखा है, एक मास इस कॉर्नर पे रखा है, और एक मास इस कॉर्नर पे रखा है. और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने ली है वो ये है, यानी हमें इसको इस तरह से रोटेट करना है. ठीक है, तो इस तरह से रोटेट करने में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी वो हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो चलिए करते हैं. तो हमें क्या करना होता है, मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है. अच्छा, ये मास है और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, दैट विल बी हाफ ऑफ द डायगोनल. अगर हम यहाँ से बात करें, दैट ऑल्सो विल बी हाफ ऑफ द डायगोनल, एंड सेम विल बी द केस फॉर ऑल द मासेस. ठीक है, तो व्हाट इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो डायगोनल इज इक्वल टू √2l, और √2l/2 विल बी द हाफ ऑफ द डायगोनल. ये भी क्लियर हो गया. ठीक है, तो अभी हम इसका निकाल लें, और दैट विल मल्टीप्लाई बाई 4, देन विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम. सो I इज इक्वल टू, ड्यू टू ऑल द 4 masses आई एम मल्टीप्लाइंग बाई 4. क्लियर, मास इंटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका स्क्वायर. ओके, सो √2l/2 का होल स्क्वायर. इज दैट क्लियर? नाउ 4m 2l² by 4. Now 4 will cancel each other, and that will be equal to 2ml². Clear friends? Okay. Now moving further. इस केस में जो है, इस केस में हमें जो स्क्वायर प्लेट है, सॉरी इज़ नॉट प्लेट, आई एम अगेन टेलिंग ये प्लेट नहीं है. सिर्फ मास कहाँ पे है, प्लेट पूरे प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं जैसा एक स्क्वायर प्लेट में होता है. मास सिर्फ 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर पे रखे गए हैं. मास यहाँ है, यहाँ है. ठीक है, और फिर हमें कैसे रोटेट करना है इस बार, पिछली बार हम एक परपेंडिकुलर एक्सिस से रोटेट किए थे. इस बार एक पैरेलल टू द प्लेन एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे रखी गई है, और उसके अबाउट इस सिस्टम को हमें रोटेट करना है. लेट मी शो यू वन. हाँ फ्रेंड्स, तो इस बार जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है, और हमें इसके अबाउट इसको रोटेट करना है. ओके, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. वी आर गोइंग टू रोटेट इट लाइक दिस. ओके, चलिए तो फिर कैलकुलेट करते हैं. तो ये मास जो है, ये और ये मास, इसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट विल बी 0 बिकॉज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस. लेकिन इन दोनों के कारण जरूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इसके लिए क्या है, डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज़ √2l/2, वंस अगेन हाफ ऑफ द डायगोनल. ठीक है, चलिए तो फिर व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या ऑफ कोर्स I इज इक्वल टू, इसके कारण भी सेम, इसके कारण भी सेम, सो विल मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर. एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 2l/2, √2l/2 का होल स्क्वायर, √2l/2 का होल स्क्वायर. क्लियर, 2m 2l²/4. क्लियर, या सो द फाइनल आंसर इज 2ml²/2. Yeah, and once again the 2 will cut this, so the final answer will be I is equal to ml². Clear? Yeah. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. तो अभी तक यहाँ तक कंफर्टेबल है सब. यहाँ पे हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली होता क्या है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जो रोटेशन स्टेट को चेंज को अपोज करे. रोटेशन स्टेट में अगर कोई चीज़ है तो उसके चेंज को अपोज करे. यानी कोई बॉल है या कोई लट्टू है जिसको आप रोटेट करना चाहते हो. ठीक है, अब लट्टू मीन्स टॉप. ओके, वो जो टॉप रोटेट करना चाहते हो आप, तो अगर आप उसको रोटेट करना चाहते हो, यानी अब अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है. वो अपने आप से क्यों नहीं रोटेट कर जाता है, क्योंकि कोई चीज़ है जो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करते रहती है. ठीक है, और अगर कोई चीज़ अगर वो रोटेट करता रहता है तो वो रोटेट ही करता जाता है. वो तुरंत रुक क्यों नहीं जाता है, हाँ थोड़ा रुक के ज़रूर रुक जाता है क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ एयर के कारण रुक जाता है. लेकिन हाँ, अगर वैक्यूम में रोटेट करे जहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन ना हो, जहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तो वो कंटिन्यूसली रोटेट ही करता रहेगा. यानी कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो उसको उसके स्टेट में चेंज होने से रोक रही है, और उसी चीज़ को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं. फ्रेंड्स, मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इसका क्लियर आइडिया ले लें. चलिए अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट्स एंड परपेंडिकुलर टू लाइन.
अब हम इसका थोड़ा डेरिवेशन कर लें, ज़्यादा डेरिवेशन नहीं करेंगे बिकॉज नीट इज़ अप्रोचिंग, ओके। लेकिन अभी देखते हैं इसका डेरिवेशन करेंगे हम। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि एक रॉड है, और लेट मी एक्सप्लेन यू लाइक दिस, कि ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है। दिस ब्लू पेन इज़ एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड दिस ब्लैक पेन इज़ द रॉड। तो हम रॉड को कैसे रोटेट कर सकते हैं? ऐसा भी रोटेट कर सकते हैं, रॉड ऐसे भी रोटेट हो सकती है, या रॉड को ऐसे रखें और हम ऐसे रोटेट करें। रॉड को हम घड़ी की सुई की तरह ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं। क्लियर? वेट एंड वॉच। या तो रॉड को हम ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, रॉड ऐसे भी रोटेट हो सकती है। देन द एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी अलॉन्ग द एंड, ठीक है। और रॉड को हम ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं। देन द एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी अलॉन्ग द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो रॉड को ऐसे रोटेट करना, मीन्स अलॉन्ग द एंड, ठीक है। तो उसकी एक्सप्रेशन का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमें हर एक मास को कंसिडर करना है, हर एक पॉइंट मास को कंसिडर करना है। तो चलिए, हमने मान लिया एक पॉइंट मास था डीएम, लेकिन डीएम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसका जो पूरे का जो लीनियर मास डेंसिटी है, एक लीनियर रॉड है, इसकी कोई मोटाई नहीं है, एक लीनियर रॉड है, कोई थिकनेस नहीं है, ठीक है। तो ये डीएम मास, तो डीएम मास विल बी इक्वल टू लीनियर मास डेंसिटी इनटू द लेंथ ऑफ दिस मास। अगर मान लीजिए कि हमने एक डीएम मास काटा है और इसकी जो है ये डीएम मास की जो मतलब लेंथ है ये dx है, मान लो ये डीएम है, तो ये चीज़, ये डिस्टेंस जो है दैट इज़ dx, ठीक है। तो इसका जो मास होगा वो लीनियर मास डेंसिटी इंटू dx होगा। बिल्कुल, व्हाट इज़ लीनियर मास डेंसिटी? आई टॉट यू इन द लास्ट लेक्चर, दैट इज़ मास पर यूनिट लेंथ। या सो इसका जो डीएम मास होगा, इसका मास क्या होगा? दैट विल बी लीनियर मास डेंसिटी इंटू इट्स लेंथ, एंड इट्स लेंथ इज़ dx। इसका लेंथ क्या है? dx है। लैम्डा इंटू dx इज़ द डीएम। तो ये होगी बात। चलिए, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं? अभी हम करने जा रहे हैं कि हम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे छोटे डीएम को हम जोड़ के पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एंड के अबाउट निकाल सकते हैं। तो अब छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, छोटे डीएम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ने के लिए जो मैथमेटिकल टूल हमारे पास है दैट इज़ इंटीग्रेशन। या सो विल अप्लाई द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका करेंगे? डीएम इंटू आर स्क्वायर। और ये आर क्या है? ये एक्स है। पहले ये डीएम यहाँ था, फिर यहाँ गया, 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 एंड फाइनली एंड तक पहुँच गया। और इस पूरे रॉड की लेंथ क्या है? पूरे रॉड की लेंथ एल है। इस पूरे रॉड की लेंथ एल है। तो इस पूरे रॉड की लेंथ एल है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स पहले जो सबसे छोटा मास हम कंसिडर करेंगे वो यहाँ का कंसिडर करेंगे, एंड फाइनली जो लास्ट मास कंसिडर करेंगे वो यहाँ का कंसिडर करेंगे। तो हमें यूनाइट कहाँ से करना है, कहाँ से ऐड करना है? ये मास प्लस ये मास प्लस ये मास, फाइनली यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी मास है सबको हमें जोड़ना है, ओके। तो ये जो x है ये वेरिएबल है, और ये वेरी कहाँ से करेगा? 0 से लेके l तक। तो डीएम इंटू, अभी फिलहाल ये जो हम इसका क्या इंटीग्रेशन लिखेंगे, मान लो फिलहाल इसका अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिर्फ इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो मास इंटू लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो लेंथ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो क्या है? वो x है। डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये जो डीएम है इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है? लैम्डा dx। और हाँ, ये कहाँ से कहाँ तक है? x कहाँ से वेरी कर रहा है? x 0 से लेके l तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके l तक वेरी कर रहा है। क्लियर? ओके। सो i इज इक्वल टू, अब डीएम को हम क्या लिख सकते हैं? डीएम को हम लिख सकते हैं लैम्डा dx, और ये कहाँ से वेरी करेगा? 0 से लेके l तक, लैम्डा dx इंटू एक्स स्क्वायर। अब लैम्डा क्या है? लीनियर मास डेंसिटी, वो तो कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इज इक्वल टू लैम्डा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर dx, और वेरी कहाँ से करेगा? 0 से लेके l तक। तो I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं? मास पर यूनिट लेंथ। मान लो इस पूरे रॉड का मास कैपिटल M है और इसकी लेंथ तो हम L जानते ही हैं, तो इसका लैम्डा इज इक्वल टू m/l। तो हमने लैम्डा को m/l लिख दिया, और एक्स स्क्वायर dx। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू द पावर n का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1/n+1। तो एक्स टू द पावर 2 का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 2 प्लस 1, दैट इज एक्स टू द पावर 3/3। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन जगह एक्स टू द पावर 3/3। ओके, कहाँ से कहाँ तक? l से 0 तक। ओके, फाइनली विल गेट m/l l³/3। क्लियर? नाउ l और ये l³ को काट देगा, इट विल बिकम l स्क्वायर। ओके, एंड फाइनल आंसर
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट्स एंड, अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, तो अबाउट इट्स एंड दैट विल बी ml²/3। नाउ रिमेंबर दिस, मेमोराइज दिस। क्लियर? रॉड के एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। आगे बढ़ें।